द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, ये द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ग्रीन गवर्नेंस के ऊपर एक आर्टिकल आया है। तो हम आज ग्रीन गवर्नेंस क्या होता है इसी को समझेंगे। चलिए देखते हैं। हिंदू का आर्टिकल था, क्रिएट द स्पेस फॉर गवर्नेंस विद अ ग्रीन हार्ट। हरित हृदय के साथ शासन के लिए जगह बनाएं। ये जो नई सरकार का गठन हुआ, इस नई सरकार को अपने तरफ से संदेश देने के लिए हिमालय क्षेत्र में जो पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है, उस मुद्दे पर इसने एक आर्टिकल प्रकाशित किया है। उसमें कहा गया है कि चूंकि सरकार और लोकसभा का नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, इसलिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता देना सर्वोपरि होना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से किसी भी सरकार ने पर्यावरणीय मुद्दों को वास्तविक प्राथमिकता नहीं दी है तथा पिछली सरकार ने पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी कि अभी की सरकार को नया मान करके पिछली सरकार की बात कही जा रही है। हरित नीतियों की आवश्यकता क्यों है, इस मुद्दे पे देखें तो भारत गंभीर पर्यावरणीय गिरावट का सामना कर रहा है, जिसे केवल हरित नीतियों को अपनाकर ही रोका जा सकता है। इस पे हम एक पहले वीडियो बनाए थे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट आई थी जिसमें वनों में जो कमी है उसको उस रिपोर्ट में उसका उल्लेख था। तो भारत में तो वन रिपोर्ट अभी नई आई नहीं है, इसलिए उसके बारे में नवीनतम आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी इतना लगभग कई संस्थाओं को पता है कि पेड़ों में और हरियाली में काफी कमी आई, क्योंकि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसलिए यहाँ ग्रीन गवर्नेंस लाने की बात कही जा रही है। भारत जब मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है, तब भी हरित नीतियां महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक क्षेत्र क्या क्या है उस पर देखें तो नीतिगत सुधार और कड़े नियमन चाहिए, सतत विकास प्रथाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। ये सारे मुद्दे होने चाहिए नई नीतियों में। जो नीतियां बनाई जाए, जैसे हरित नीतियां हम उनको कहेंगे कि जैसे विकास तो सभी सरकारें करती हैं कुछ, लेकिन जो सरकार पर्यावरण को भी ध्यान में रख करके नीति बनाए, तब हम उसको हरित नीति कहेंगे। जैसे जीडीपी और ग्रीन जीडीपी में जो डिफरेंस होता है, वही यहाँ नीतियों और हरित नीतियों में है। ग्रीन जीडीपी में भी आपने देखा है कि ग्रीन जीडीपी के अंतर्गत जीडीपी में जो पर्यावरण को हुई हानि है उसको घटा देंगे, तब हम ग्रीन जीडीपी निकालते हैं। तो वैसे ही हरित नीतियां लाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। आगे देखें कि पर्यावरण शासन पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से जुड़ी समस्या है। जो ग्रीन गवर्नेंस है उस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से जुड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की उपेक्षा, ये इच्छा शक्ति के कमी के कारण क्या क्या होता है उस पर हम देख रहे हैं। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु लचीलापन बनाने के लिए अपर्याप्त कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा और आपदा तैयारी जैसे उपचारात्मक पहलुओं को संबोधित करने में विफल रहती है सरकारें। दूसरा है कि वन क्षेत्र का ह्रास, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे। भारत में प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र विश्व में सबसे कम है। यहाँ प्रति व्यक्ति केवल 28 पेड़ हैं, जबकि कनाडा में यह आंकड़ा 10,163 है, चीन में 130 है। तो हाल ही में पारित कानून वन संरक्षण को कमजोर कर रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय क्षति और बढ़ रही है। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। लगातार पर्यावरण को लेकर के सरकार की जो कहें कि निराशाजनक प्रदर्शन है, वो निराशाजनक प्रदर्शन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा है शहरी पर्यावरण में गिरावट। दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख शहर और गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में वायु प्रदूषण बहुत अधिक है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। अपर्याप्त सीवेज उपचार अवसंरचना के कारण नदियों और जल निकायों में प्रदूषण बढ़ रहा है। ये रोज के रोज समस्या बढ़ती चली जा रही है। कम करने के लिए लगातार नीतियां जरूर बन रही हैं, लेकिन उसको लागू किया नहीं जा रहा है सही तरीके से। अगला है हिमालय में पर्यावरण क्षरण। मेन मुद्दा यही है हिमालय को लेकर के। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का पिघलना तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियरों का आयतन 80% कम हो रहा है और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे जल और खाद्य सुरक्षा को खतरा आ रहा है। स्थानीय पर्यावरणीय चिंताओं पर सरकार की निष्क्रियता नीति जमीनी स्तर पर अलगाव को रेखांकित करती है। अप्रभावी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो अप्रभावी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को औपचारिकता तक सीमित कर दिया गया है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक
परियोजनाओं को रोकने में विफल रहा है। अप्रभावी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, विनियमों का कमजोर होना और सार्थक हितधारक सहभागिता की कमी पर्यावरण संरक्षण प्रयासों से समझौता करती है। तो ये मुद्दे हैं जिसके कारण से ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सरकार को इन सभी मुद्दों पे विचार करना चाहिए। ये सवाल, ये टॉपिक आपके लिए प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो भी आप एग्जाम देंगे, चाहे पीसीएस दें या आईएएस दें, सभी में ये सवाल ग्रीन गवर्नेंस निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आगे देखें कि रणनीति क्या होनी चाहिए। तो उन्नत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इस तंत्र को मजबूत करना होगा, उन्हें वैधानिक दर्जा देना होगा और परियोजनाओं से पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए संपूर्णता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। पुनर्स्थापन परियोजनाएं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जैव विविधता को बहाल करने के लिए हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों, जंगलों, नदियों पर केंद्रित बड़े पैमाने पर संरक्षण एवं पुनर्स्थापन परियोजनाएं शुरू करनी होगी। सामुदायिक भागीदारी भी लेनी होगी। स्थानीय समुदायों और हितधारकों निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना होगा, ताकि उनकी चिंताओं और ज्ञान को पर्यावरण नीतियों और परियोजनाओं में एकीकृत किया जा सके। पर्यावरण कानूनों को सख्त करना होगा। हानिकारक गतिविधियों को रोकने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पर्यावरणीय नियमों के प्रवर्तन में सुधार करना होगा और उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि करना होगा। सतत विकास नीतियां बनानी होंगी। ऐसी नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा जो सतत विकास को बढ़ावा दें। दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना होगा। संशोधित विधान, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा को मजबूत करने और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जैसे विधान का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन करना होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा और कार्यक्रम में निवेश करना होगा, जिसमें बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली और आपदा तैयारी योजनाएं शामिल हैं। ये सारी रणनीतियां अपनानी होंगी सरकार को, जिससे ग्रीन गवर्नेंस लागू हो सके। सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शुरू किए गए हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियों का व्यापक रूप से समाधान करना है। इसमें 12 हिमालयी राज्यों में जलवायु संवेदनशीलता आकलन के लिए एक एकीकृत ढांचा विकसित किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना की। ये काफी पहले स्थापना की गई थी। निष्कर्ष यही है कि सतत विकास लक्ष्य 13, जो जलवायु परिवर्तन वाला मुद्दा है, उसको प्राप्त करने के लिए भारत को पर्यावरण प्रशासन को बढ़ाने, यानी ग्रीन गवर्नेंस को बढ़ाने, जलवायु लचीलापन प्रयासों को बढ़ावा देने और मजबूत संरक्षण नीतियों को लागू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र और उसके पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है। पर्यावरण का नुकसान किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है और आने वाला समय जो है, जितनी तेजी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है उस ओर, तो इससे निकट भविष्य में ही विभिन्न प्रकार की आपदाओं को हम देखेंगे। लगातार कुछ न कुछ आपदाएं आती ही रहेंगी अगर यही पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए ग्रीन गवर्नेंस बहुत जरूरी है। इसलिए वर्तमान सरकार को ग्रीन गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए। तो ये था आज का ग्रीन गवर्नेंस का सेक्शन। इसे आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं। कोई भी और भी न समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम और भी इससे बेहतर वीडियो बना सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।